आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू दुनिया का नंबर 1 न्यूज चैनल जी सलाम। आपसे मुखातिब हूं मैं शहबाज। कश्मीर एक्सप्रेस में सबसे पहले आज बात होगी आर्टिकल 370 की। आर्टिकल 370 और 35 खत्म होने का 1 साल मुकम्मल होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने मुल्कगीर प्रोग्राम का मंसूबा तैयार किया है। इसके लिए हर रियासत में वर्चुअल रैली की जाएगी और यह प्रोग्राम 28 जुलाई से शुरू होकर 3 अगस्त तक मुनाकिद कराए जाएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में खास प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाएगा। प्रोग्राम का थीम होगा एक भारत एकात्म भारत। तो 5 अगस्त नजदीक है। यही वो दिन है, यही वो तारीख है जब 2019 के अंदर जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 का खात्मा हुआ था और 1 साल मुकम्मल होने जा रहा है। उससे पहले बीजेपी मुल्कगीर पैमाने पर इस प्रोग्राम का मंसूबा तैयार कर चुकी है। उधर जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के 1 साल पूरा होने के मौके पर या फिर यौम आज़ादी का मौका हो, यूनियन टेरिटरी में दोनों ही तकरीबात पुराने तरीके से मनाई जाएंगी और इस दौरान दहशतगर्दाना तंजीम किसी तरह का खलल न डाल सके, इसके भी पुख्ता इंतजाम सिक्योरिटी फोर्सेस ने किए हुए हैं। 370 जो है वो उस दिन तोड़ा गया था और उसका 1 साल होने जा रहा है, तो घाटी में ऐसा कुछ उथल पुथल के कुछ चांसेस लग रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अमन है, आज भी अमन होगा, कल भी, 5 तारीख भी अच्छी होगी, 15 अगस्त भी अच्छा होगा। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने पाकिस्तान की जानिब से की जा रही सीज़फायर की खिलाफ वर्जी पर सख्त एतराज़ जताया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की जानिब से पिछले साल के मुकाबले इस साल सीज़फायर की खिलाफ वर्जी ज़्यादा हुई है, जिसका माकूल जवाब फोर्सेस की जानिब से दिया जा रहा है। अगर हम देखें पिछले साल की तो 18 के मुकाबले में लगभग 70% उसमें इजाफा हुआ था, उसमें बढ़ोतरी हुई थी। पिछले साल के मुकाबले में इस साल का देखें तो भी 50-60% इस वक्त सीज़फायर वायलेशंस पिछले साल से ज़्यादा हुई हैं। उनका मकसद रहता है पाकिस्तान और उसकी एजेंसीज का कि जब जब सीज़फायर वायलेशंस करें उसकी आड़ में और ज़्यादा आतंकी इस तरफ भेज सकें। मगर बॉर्डर की ग्रिड पहले से ज़्यादा सुदृढ़ हुई है, पहले से ज़्यादा अच्छा काम कर रही है और इसके चलते जो इन्फिल्ट्रेशन है पहले के मुकाबले में बहुत कम। जम्मू कश्मीर में हाल ही में वजूद में आई नई सियासी पार्टी अपनी पार्टी ने मरकज़ी हुकूमत से यूनियन टेरिटरी में जल्द ही इंतखाबात कराने का मुतालबा किया है। अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि आर्टिकल 370 और 35A हटाए जाने के 1 साल होने के बाद ऐसे में मरकज़ी हुकूमत से ये मांग करते हैं कि आज की तारीख में हमारे रियासत को वापस किया जाए। और साथ ही उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में कोरोना वबा फैली हुई है, लिहाजा जम्मू कश्मीर इंतजामिया का वो शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने कोविड-19 के रोकथाम के लिए अच्छे स्टेप्स उठाए हैं। अल्ताफ बुखारी ने मुतालबा किया है कि जो लोग इस वक्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं और जो बिल उनके आ रहे हैं उनकी पेमेंट किस्तों में ली जाए। अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि बहुत दिनों से जम्मू कश्मीर में 4G खदमात मुअत्तल है, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर इसका असर पड़ रहा है, लिहाजा जल्द ही 4G खदमात को शुरू किया जाए। कोई भी ऐसा इकोनॉमिक पैकेज नहीं हमने देखा जो आम आदमी जो सफ़र कर रहा है, जो डेली वेजर है, जो हमारा रेडी वाला है, जो हमारे दुकानदार हैं, इवन हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। इस रियासत की सबसे बड़ी आमदनी टूरिज़म से होती थी, चाहे वो कटरा में हमारे यात्री जो आते थे उनसे होती थी या चाहे वो कश्मीर में गुलमर्ग या पहलगाम या दूसरी जगहों को देखने के लिए जो सयाह आते थे। होटल बने पड़े हुए हैं, खाली हैं, इंटरेस्ट चल रहा है, मुलाजिम भी रखे हुए हैं। तो मेरी मांग है कि कम से कम जो फिक्स्ड कॉस्ट है, इन लोगों के फिक्स्ड कॉस्ट को गवर्नमेंट 50% सब्सिडाइज करे। मुल्क भर में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। आज तो कोरोना के नए मामलों ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 49,310 मामले सामने आए हैं, तो वहीं इलाज से 29,557 लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना से 740 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। मुल्क में कोरोना के कुल मामले अब 12,87,000 हो चुके हैं, तो वहीं कुल एक्टिव मामले 4,40,135 हैं। 8,17,208 लोगों ने कोरोना को शिकस्त दी है, तो अब तक कुल 30,601 लोगों को कोरोना वबा की वजह से जान गंवानी पड़ी है। तो ये आदाद शुमार है जो आपको बता रहे हैं। एक ही दिन में 49,310 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। एक दिन में 740 लोगों की मौत हुई है। कुल एक्टिव मामले
4,40,135 है। रिकवर हुए हैं 81,000, 7,002। कुल मौत का आदादशुमार 30,601। कोरोना वबा पर काबू पाने के मकसद से अलग अलग रियासतों में लॉकडाउन नाफिज किया जा रहा है और इस सिमत में यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में भी 27 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया है, जिसका असर वादिया कश्मीर के बाशिंदों की जिंदगी और आमदोरफ्त पर भी पड़ रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। श्रीनगर में लॉकडाउन के दूसरे दिन भी आम लोगों की आमदोरफ्त पर रोक रही। वादिया कश्मीर में सभी जिलों में दूसरे दिन भी सन्नाटा पसरा रहा। श्रीनगर का लाल चौक और मासूमा सूना नजर आया। हालांकि श्रीनगर के लाल चौक को छोड़कर बाकी कुछ जगहों पर अभी भी लोगों की आमदोरफ्त बदस्तूर जारी है और कहीं कहीं पर दुकानें भी खुली हुई नजर आई, जिस पर लोगों ने अपना एतराज जाहिर किया है। लोगों ने सरकार से कहा है कि वो लॉकडाउन में मजीद सख्ती करें और किसी भी इलाके में लोगों को बाहर ना निकलने दें। लोगों ने कहा केवल लाल चौक और इसके आसपास के इलाकों में लॉकडाउन दिख रहा है, जबकि दूसरे इलाकों में लोग बाहर आ रहे हैं, जिसकी वजह से इस वबा के मजीद फैलने का खतरा है। अभी यहाँ पे जब हम खड़े हैं तो यहाँ पे बिल्कुल लॉकडाउन है, लेकिन कुछ इलाके हैं श्रीनगर में भी जहाँ पे लोग टस से मस नहीं हो रहे, वो बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखते, मास्क नहीं पहनते, तो वो अपने आप को भी डेंजर में रखते हैं और घर वालों को। मुझे लगता है कि उनको बिल्कुल ऐसा दिमाग में रखना चाहिए और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना चाहिए। मेरी लोगों से मैसेज है कि वो सोशल डिस्टेंस और जो गवर्नमेंट ने उनको बोला है करने के लिए वो गाइडलाइंस पे उनको फॉलो करना चाहिए। सरकार ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया कि लॉकडाउन का, लेकिन यहाँ पर एक तरीके से लाल चौक जो है एक मेन सिटी है जिसे हार्ट ऑफ सिटी कहा जाता है, यही खाली हमें बद नज़र आता है। बीच अगर दूसरे आउटस्कर्ट श्रीनगर की बात करते हो वहाँ पर कुछ जो कारोबार इदारे हैं वो खोले हुए हैं, लेकिन एक्शन तो होता है, लेकिन अगरचे पुलिस वहाँ पर जाती है तो दूसरी तरीके से वो लोग फिर से अपनी जो दुकानें हैं वो खोलते रहते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो सख्त से सख्त, अगर उन्होंने कहा है कि 28 तक ये जो है लॉकडाउन रहेगा, उन्हें सख्ती से निभाए। अब तक जम्मू कश्मीर में 16,000 से ज्यादा लोगों के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं और अभी तक 300 के करीब लोगों की कोविड-19 से मौत भी हो चुकी है। वहीं श्रीनगर में सबसे ज्यादा मौत हुई है। यहां हलाकत के आदादशुमार 70 से तजावुज कर चुका है। साथ ही पॉजिटिव केस की तादाद भी श्रीनगर में सबसे ज्यादा है। सरकार ने पहले ही वादिया कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को मुअत्तल कर दिया था ताकि इस वायरस से दूसरे लोगों को बचाया जा सके। वहीं दोबारा लॉकडाउन से आम जिंदगी फिर से थम गई है। जो गवर्नमेंट है वो इस तरह से लॉकडाउन नहीं कर पा रही जैसे होना चाहिए। जब यहाँ पर पहला केस निकला था तब देखिए लॉकडाउन कैसा था, अभी देखिए 700 से ज़्यादा केसेस निकलते हैं, मगर लॉकडाउन कैसा है ये समझ नहीं आ रहा है। कोई इंतज़ामिया सड़क पे नहीं है देखने के लिए। आप देखिए सिर्फ घंटाघर बंद है जहाँ पर सिर्फ लॉकडाउन है और बाकी एरिया जो है वहाँ पर कोई लॉकडाउन का असर नहीं देखने को मिल रहा है। कल भी आपने देखा होगा कि कितना ट्रैफिक जाम था, सारे लोग बाहर थे। अब सरकार को चाहिए कि वो लोगों को अब उस तरीके से समझाए जिस तरीके लोगों को समझ आए, क्योंकि लोग अब वो वैसे समझते नहीं है, प्यार से समझते नहीं है। अब लाठी चलाओ लोगों पर, पैनल में ले जाओ कई लोगों को, फिर वो समझेंगे कि ये क्या बात है। जितना यहाँ के लोग जिम्मेवार है उतना जिम्मेवार यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इतनी जिम्मेवार है। खदशा जताया जा रहा है कि 27 जुलाई के बाद सरकार लॉकडाउन में मजीद इजाफा कर सकती है, क्योंकि वादिया कश्मीर में मुसलसल पॉजिटिव केस की तादाद में इजाफा हो रहा है और मौतों का सिलसिला भी नहीं थम रहा है, जिसको देखते हुए सरकार 27 जुलाई के बाद मजीद और कोई फैसला ले सकती है। श्रीनगर से फारूक वानी की रिपोर्ट, जी मीडिया। गुलमर्ग सब डिवीजन के तंगमर्ग में कोरोना वबा ने एक 50 साल की खातून की जान ले ली और इसी के साथ सब डिवीजन में कोरोना वबा से मरने वालों की तादाद अब 8 पहुंच चुकी है। इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि कोरोना को हराने के लिए होम मिनिस्ट्री की जानिब से जारी सभी गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल किया जाए। रास्ते पे किसी को गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी। कश्मीर घाटी की बात करें तो लगातार कई दिनों से यहाँ पे पॉजिटिव केसेस
जो संख्या है काफ़ी तेज़ी से सामने आ रही है। इस तरह से यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉकडाउन में इजाफा किया है और आने वाले वक्त में हमें लॉकडाउन के साथ साथ एहतियात करना चाहिए ताकि ये कोरोना वायरस की जो चेन काफ़ी तेज़ी से सब डिवीजन गुलमर्ग की बात करें, बिरवा की बात करें, पटन की बात करें, बारामूला की बात करें, जो काफ़ी तेज़ी से सामने आ रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं तोड़ करने की और इसको ब्रेक करने की सख्त ज़रूरत है ताकि ये कोरोना वायरस की चेन कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाए। पीएस सागर, जी मीडिया, गुलमर्ग। 2 दिनों के लॉकडाउन के बाद भद्रवाह में लॉकडाउन की मियाद 3 दिनों के लिए और बढ़ा दी गई है और अब भद्रवाह में 25 जुलाई तक लॉकडाउन ऑफिस रहेगा। बता दें कि 21 जुलाई को भद्रवाह में 2 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, जिसकी मियाद कल खत्म हो रही थी। इसी बीच इंतजामिया की जानिब से इसे 3 और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान सभी कारोबारी इदारे और बाजार बंद रहे और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। वाज़ेह हो कि कोरोना वबा के सबब मामलों के मद्देनज़र कश्मीर में पहले ही 27 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है और अब जम्मू डिवीज़न के भी कई ज़िलों में धीरे धीरे लॉकडाउन की मियाद बढ़ाई जा रही है। हालांकि कश्मीर के मुकाबले जम्मू में कोरोना के मामले कम हैं। इंतज़ामिया और हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ में मिस्बत केस आने के बाद गांव से भी मिस्बत केस आना शुरू हो गए हैं, जिस पर भद्रवाह इंतज़ामिया ने नोटिस लेते हुए लॉकडाउन को मज़ीद 3 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। आज लॉकडाउन का 3रा दिन है और तमाम दुकानें बंद रहेंगी। सिर्फ बैंक, मेडिकल शॉप और सब्जी की दुकानों को खोलने की इजाज़त होगी। अब हमारी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तमाम गाइडलाइंस और SOPs का पास रखते हुए इस लॉकडाउन को कामयाब करें ताकि इस वबा से नजात हासिल कर सकें। राजा रहबर जमाल, जी मीडिया, भद्रवाह। डोडा मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 के मरीजों में एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए एक खास मशीन इंस्टॉल की जाएगी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के किसी भी मेडिकल कॉलेज में लगाई गई ये अपनी तरह की पहली मशीन है, जिसका इफ्तिताह डोडा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर तारिक परवेज आज़ाद ने किया। मशीन ने काम करना शुरू कर दिया है और ये 1 घंटे में 60 टेस्ट करेगी और टेस्ट के लिए मरीजों को 700 से 900 रुपए देने होंगे। ज़्यादा है उसका मतलब है कि उनमें इम्यूनिटी ज़्यादा होगी, जिनकी कम है उनमें इम्यूनिटी कम होगी। ये हम इसको अभी जल्दी पब्लिक के लिए भी शुरू करने वाले हैं। ये जो टेस्ट है इसकी लागत लगभग पर टेस्ट को 700 रुपये के करीब हमने रखी है। 500 रुपये हमें खुद पड़ती है कंपनी की तरफ से और 700 रुपये के करीब हमने इसको फिक्स करना है। क्योंकि कुलगाम में बुध की रात को दहशतगर्दों ने एक पुलिस एहलकार पर गोलीबारी करते हुए उसको शदीद तौर से जख्मी कर दिया था, जिसके बाद जख्मी पुलिस एहलकार को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। जख्मी पुलिस एहलकार की शिनाख्त AB राशिद डार के तौर पर हुई है। आलमी वबा कोरोना से पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है, तो वहीं किसानों को भी हालत उनकी खस्ता बताई जा रही है। एक जानिब कोरोना का बुहरान और दूसरी तरफ मौसम की मार। कश्मीर सेब की सनअत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। कुलगाम में सेब की सनअत से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन बीमारी के सबब सेब की फसल खराब हो रही है, जिसने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। पिछले साल से यहाँ मारामारी चल रही है, जैसे कि कोरोना की वजह से यहाँ तो सेब वो भी ख़राब है इस टाइम, और दवाएं जो आती है वो भी डुप्लीकेट आती है। जैसे कि पिछले साल में ये हड़ताल हुआ था, आर्टिकल के वजह से परेशानी थी। यहाँ तो ये किसी ने KCC लिया है बैंक से, वो चुका नहीं पा रहे। और हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि KCC वालों को KCC माफ़ करे और गरीबों की तरफ तवज्जो दे। वन हसा गवर्नमेंटस अपील करान यपर सख्ती, बचन हूँ फीस कत अनो, मजूर दह पेवान कर नजर ये ज़रातस पे अत पे पकनान यह अयाल त गर त दवा पोस त नख वसान। हपर वो KCC कर्ज वो गवर्नमेंटस अपील करान पे करो क्या नजर इनायत, गोस कर्ज माफ गन क्या दवा त्रा सारी 2 नंबर। कह दवा द्रोमुत कस दवान कर यह सोन मेव रोज साफ। कुलगाम के दमाल हांजीपोरा इलाके में हम मौजूद है। आपको बताते चले कि इस साल जो किसान जो है यानी ग्रोवर काफी परेशान नजर आ रहा है। वजह यही है कि इस साल जो ग्रोवरों ने जो अद्वियात
इन बगीचों पे इस्तेमाल किया है, यानी सेब सनत पर जो इस्तेमाल किया है, और आज भी काफ़ी तादाद में इन बगीचों में फंजीसाइड्स यानी सिके पाई जा रही है। कैसा आएगा, अब वो किस तरीके से उस पटरी पे लौट आएंगे जिस पटरी पे किसान ने उम्मीद लगाए हुए थे। खुर्शीद आलम, जी मीडिया, दमाल हाजीपुरा, कुलगाम। कोरोना वबा के बीच मुल्क भर में ईद उल अजहा की तैयारियां भी की जा रही है। गांधरबल में डीसी शफकत इकबाल की जानिब से जिला इंतजामिया की जानिब से एक मीटिंग मुनाकिद की गई। मीटिंग के दौरान जिम्मेदार ऑफिसर्स को हिदायत दी गई है कि वे समाज के हर तबके जैसे कारोबारियों, समाजी कारकुन और मजहबी रहनुमाओं को लॉकडाउन के दौरान नाफिज पाबंदियों पर खुद अमल करें और लोगों को भी इस बारे में बेदार करें। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा से हिफाजत का फिलहाल यही एक रास्ता है कि होम मिनिस्ट्री की जानिब से दी गई गाइडलाइंस पर सख्ती के साथ अमल किया जाए। लॉकडाउन के दौरान लोग घरों में ही रहे। डीसी की जानिब से जानकारी दी गई कि 27 जुलाई के बाद से लॉकडाउन में ढील दी जाएगी। इसके बावजूद लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा और साथ ही लोगों के बिना मास्क के बाहर निकलने पर भी पाबंदी होगी। उधर शोपियां जिले के कई इलाकों में पीने के पानी की कमी की वजह से आए दिन मकामी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ऐसे ही इंतजामिया जल शक्ति मुहिम शुरू करने जा रहा है ताकि जिन इलाकों में पानी की कमी है वहां पानी की सप्लाई की जा सके। डीडीसी चौधरी मोहम्मद यासीन ने जानकारी दी है कि जिले भर में 62 जल शक्ति अभियान चलाए जाएंगे, जिनमें से 6 प्रोजेक्ट पर काम जारी है। डीडीसी का कहना है कि इसके बाद पूरे इलाके में पानी की कमी दूर हो जाएगी और लोगों को ज़रूरत के मुताबिक पानी मिल सकेगा। But I'm happy to announce that out of the total 62 DPRs जो हमने प्रिपेयर की थी थ्रू ग्राम सभा रेजोल्यूशंस एंड ऑल, वो उसमें से 6 have been already approved, जो which are large schemes going beyond 5-6 crores. They have been approved from Chief Engineer and Commissioner Secretary level, and tendering has also been commissioned, जिसमें हमारा ये long awaited modular filtration plant at Patpavan, that is also included, जिसमें जो हमारे टाउन में वाटर क्वालिटी की जो इशू है बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग, वो रिजॉल्व हो जाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के विमेन एम्पावरमेंट सेल की जानिब से जेंडर बायस एंड स्टीरियोटाइपिंग इन द सोसाइटी सम कंसर्न्स उन्वान पर एक वेबिनार मुनाकिद किया गया। वेबिनार की शुरुआत नेशनल कमीशन फॉर वीमेन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने अपने खिताब के साथ की। इस दौरान रेखा गुप्ता ने ख्वातीन को पेश आ रही परेशानियों पर अपनी बातें रखी। हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है फीमेल्स को आजकल। तो इसी को टॉपिक बनाकर जो हमने वेबिनार किया है, उसमें हमने पूरे नेशनल लेवल पर जितने भी बड़े बड़े लेक्चरर्स थे उनके साथ हम लोग ये सेमिनार कर रहे हैं, वेबिनार कर रहे हैं इनफैक्ट, ताकि जो ये प्रॉब्लम्स फेस कर रही है लेडीज़, हम उनका कोई ना कोई सोल्यूशन हमारा निकल सके। और जो माइंडसेट है, स्टीरियोटाइप माइंडसेट है, ज़रूरत है इसे तोड़ने की। बांदीपुरा की तुलैल तहसील में पिछले कई साल से लगातार मोबाइल सर्विस की मांग की जा रही है और ये मांग आज तक भी पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में अब लगातार अफसरान ने इस सिलसिले में उनसे मुतालबा किया जा रहा है कि वो जल्द से जल्द इस सिलसिले में कदम उठाएं। दो साल पहले जब गुरेज के दावर इलाके में मोबाइल सर्विस पहुंचाई गई, तब ये भी वादा किया गया था कि तहसील तुलैल में भी मोबाइल सर्विस पहुंचा दी जाएगी। लेकिन अफसोस की वादे सिर्फ वादों तक ही महदूद रहे और आज तक भी तुलैल के लोग मोबाइल सर्विस की परेशानी से जूझ रहे हैं। तुलैल का इलाका दावर से करीब 50 किलोमीटर दूर है और किसी को भी फोन करने के लिए यहाँ अपना पैसा और वक्त खर्च करके दावर जाना पड़ता है, तब जाकर फोन कॉल हो पाती है। मुश्किल सर्द मौसम में ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ 15 मीटर तक बर्फ जम जाती है और करीब 6 महीनों तक आना जाना पूरी तरह से बंद होता है। तुलैल के कई बाशिंदे कश्मीर के अलग अलग इलाकों में मुलाजमत करते हैं, लेकिन अपने घर के पास मोबाइल सर्विस न होने के चलते उन्हें बेशुमार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये वो इलाका है जब हमारी यहाँ हामला खवातीन हैं, उनको गुरेज पहुँचाने के लिए कोई यहाँ पर सहूलियत नहीं है। यहाँ कम्युनिकेशन का नाम व निशान नहीं है। हमें एक फ़ोन के लिए दावर जाना पड़ता है, उसके लिए 1000 रुपया खर्च करना पड़ता है हमें। सर 2019 में ये टावर हमारा खड़ा हुआ और इसमें कुछ पोस्टर लगाने थे। बदकिस्मती से स्नोफॉल हुआ, राजधान बंद हुआ
और उसके बाद ये टावर तैयार नहीं हुआ। इस वक्त हमें इस चीज़ का मुश्किलात उठाना पड़ता है क्योंकि कोई कम्युनिकेशन नहीं है, हमारे पास कोई सुविधाएँ कम्युनिकेशन की नहीं है, तो हम मुसीबत में। मोबाइल सर्विस न होने की परेशानियों से जूझते तुलैल तहसील के लोगों ने लगातार मुहिम चलाई हुई है, जिसका असर भी होता दिख रहा है। इस सिलसिले में बांदीपुरा के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ने हाल ही में कुछ मोबाइल कंपनियों के अफसरान के साथ मीटिंग भी की। वो यकीन दहानी करा रहे हैं कि जल्दी ही यहाँ हालात बदलेंगे। ये जो कनेक्टिविटी इश्यूज हैं, जो अपर रीचेज हैं गुरेज प्लेन में, उसके रिगार्डिंग हमने एक मीटिंग भी की थी सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ, जिसमें जो मेजर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इंक्लूडिंग यहाँ के BSN है, जियो है, एयरटेल है, और भी जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स इसमें इंटरेस्टेड हैं उनको कॉल किया गया था। और उसमें ये चीज़ निकली है सामने की जो सर्वे है साइट्स का वो चल रहा है, वो कंप्लीट होने वाला है, और जो जहाँ पे टावर इंस्टॉलेशन और बाकी चीज़ों की ज़रूरत है, प्लस वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग जो दावर में जो भी कनेक्शन है उसको भी हमने स्ट्रेंथनिंग की बात की। हमने उनको बताया कि इसमें कभी कभार को डिस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम आती है, इशू आता है, वो ना रहे, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको दिक्कत ना हो। तो ये जैसे ये सर्वे कंप्लीट होता है और बाकी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होती है, हमारी तरफ से पूरी तरह से तैयारी है कि जैसे ही पूरी फॉर्मेलिटीज़ इनकी तरफ से पूरी होती है तो हम इनको फैसिलिटेट भी करेंगे और इनको जो भी परमिशंस की ज़रूरत होंगी हमारी तरफ से वो भी देंगे, जैसा भी अंडर रूल्स में होगा, ताकि ये जो साइट्स हैं, जो 17 साइट्स हैं, यहाँ पे काम जल्दी शुरू हो सके। आज के डिजिटल दौर में मोबाइल सर्विस का होना सभी जगह पर जरूरी है। ये बात सच है कि तुलैल में सर्विस पहुंचने में अब तक देरी हुई, लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि अब वक्त बदलेगा और लोगों तक ये सहूलियत जरूर पहुंचेगी। बांदीपुरा से जी सलाम के लिए भट्ट शहजाद की रिपोर्ट। खबरें भी और भी है नाजरीन, फिलहाल यहाँ वक्त हो गया है एक मुख्तसर से वक्फे का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। जम्मू में बीजेपी ऑफिस में एक प्रोग्राम मुनाकिद कर साल 2008 में अमरनाथ लैंड मूवमेंट में मारे गए कुलदीप राज वर्मा और मूवमेंट के लिए कुर्बान हुए दूसरे लोगों को जम्मू बीजेपी लीडरान की जानिब से खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस दौरान बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल भी मौजूद रहे। अशोक कौल ने अपने खिताब के दौरान 5 अगस्त 2019 को हटाए गए आर्टिकल 370 का भी जिक्र किया। हम सब जानते हैं कि आज भूमि आंदोलन, अमरनाथ भूमि आंदोलन में जो प्रथम शहीद हुए थे कुलदीप वर्मा जी, उसकी आज पुण्यतिथि है। हम इस पुण्यतिथि को हर साल मनाते हैं, इसलिए आज भी हमने इस पुण्यतिथि को मनाया है और आज हम उन सारे शहीदों को जो अमरनाथ के उस भूमि आंदोलन में शहीद हुए थे, उन सबको हम श्रद्धांजलि देते हैं। जम्मू जिला अफसरान की आज दिशा मीटिंग हुई है, जिसमें जम्मू पुंछ से लोकसभा MP जुगल किशोर शर्मा और राज्यसभा MP शमशेर सिंह मनहास भी शामिल हुए। मरकजी हुकूमत की जानिब से सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का आज जम्मू जिले में चल रहे कामों का जायजा लिया गया। कोविड-19 के दौरान भी जम्मू की जिला मजिस्ट्रेट सुषमा चौहान ने जम्मू में PWD गेस्ट हाउस में मीटिंग रखी। दिशा की ये मीटिंग हर 3 महीनों में होती है, जिसमें मरकजी हुकूमत की जानिब से ज़मीनी सतह पर हो रहे कामों का जायजा लिया जाता है, जिनमें महकमाए जल शक्ति, बिजली, PWD और बाकी की सभी स्कीमों पर चल रहे कामों का जायजा लिया जाता है। जम्मू पुंछ इलाके के MP जुगल किशोर शर्मा का कहना है कि मरकज़ की सभी स्कीमों का जायजा लिया गया है, तो वहीं राज्यसभा MP शमशेर सिंह मनहास का कहना है कि मीटिंग में बॉर्डर पर चल रही सड़कों के तामीरी कामों का भी जायजा लिया गया। इस दौरान सभी अफसरान ने मीटिंग में अपने अपने महकमों के कामों की टाइमलाइन और टारगेट के बारे में बताया। और हम सब जानते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम जो होती हैं, उनकी रिव्यू मीटिंग होती है। जो केंद्र सरकार द्वारा पैसा रिलीज़ किया जाता है, वो पैसा सही उपयोग हो, वो ग्राउंड पर लगे, और जो योजनाएं हैं वो समय सीमा में ही समाप्त हों, कंप्लीट हों। बेसिकली हर 3 मास के बाद एक बैठक रहती है। केंद्र की ओर से एक निर्देश है कि जो भी सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीमें रहती हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ अवलोकन किया जाए, उस पर चर्चा की जाए, उसको डिस्कशन किया जाए, रिव्यू किया जाए, हम कहां से कहां पहुंचे हैं। अन्यथा क्या होता है कि रिव्यू ना करने की वजह से काम पेंडिंग हो जाते हैं, पीछे पड़ जाते हैं।
तो जब 3 महीने में टारगेट दिया जाए, 3 महीने में काम करने का, तो तुरंत यानी कि वो ऑफिसरान तैयारी करके। पंजाब और कश्मीर के नशा तस्करों के आपसी रिश्तों का भंडाफोड़ करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने नशीली दवाओं की एक बड़ी खेप बरामद की है। जराये को इत्तला मिली थी, जिसके बाद कठुआ में पुलिस ने नशीली दवाओं की खेप को बरामद कर लिया है, जिसे कश्मीर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से 90 लाख रुपए कीमत की नशीली दवा जब्त की गई है। बता दें कि नशीली दवा साबुन की आड़ में एक ट्रक में छुपाकर कश्मीर के बिजबेहरा ले जाई जा रही थी। आज सुबह तड़के 9:30 के आसपास हमारे पास एक पुख्ता जानकारी थी कि एक हैवी मोटर व्हीकल में, जो कि एक ट्रक होता है, उसमें कुछ कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा वाया लखनपुर। PB12N 3721 इस ट्रक को हमने डिटेन किया। तो इसके अंदर बहुत सारे कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंसेस, जिसको हम साइकोट्रोपिक सब्सटेंस बोलते हैं। अब इनकी अगर आप पूरी मार्केट प्राइस देखें, जिस प्राइस में ये कंज्यूमर को बेची जाती हैं, जो ड्रग एडिक्ट होता है, तो कुल संख्या इसकी तकरीबन 90 लाख से 1 करोड़ के बीच में आती है। ये पूरा का पूरा खेप पंजाब से ये जा रहा था वादी कश्मीर में। इसकी डिलीवरी बिजबेहरा में होनी थी। और इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जी मीडिया नुमाइंदे राजू केरनी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजू, वाकई में काफी अहम कामयाबी है, क्योंकि जिस तरीके से हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो नौजवान हैं उनको नशे से दूर करना है और इसलिए तरह तरह की स्कीम चलाई जा रही है, वहीं दूसरी जानिब अगर इस तरीके के नशे के तस्करों का भंडाफोड़ हुआ है, उसकी खेप को पकड़ा गया है, नशे की खेप को, तो वाकई में एक बड़ी कामयाबी है। आखिर कैसे हासिल की है कामयाबी? देखिए, भी अपने आप में पुलिस की एक बड़ी कामयाबी इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि पिछले कुछ देर से जो है पुलिस को इनपुट्स मिल रहे थे कि पंजाब के जो नशा तस्कर हैं उनका और कश्मीर के जो नशा तस्कर हैं उनका आपस में नेक्सस जो है वो बन गया, और ये नेक्सस जो है कहीं ना कहीं इस नेक्सस के तार जो है नार्को टेररिज्म के साथ जो है जुड़े हुए हैं, जिसको लेके पुलिस ने पंजाब का जो जम्मू कश्मीर के साथ बॉर्डर लखनपुर का इलाका है वहां पे जो है काफी सख्ती करती थी। और ये इनपुट जो है पुलिस को जब पुख्ता इनपुट मिले तो उसके बाद जो है पुलिस ने इस इलाके में तमाम जो गाड़ियां आ रही थी उनको जो है ट्रैक किया, और एक गाड़ी जिसमें साबुन भरा हुआ था और साबुन के अंदर ये सारी जो है कंसाइनमेंट छुपा के ले रखी थी, इसको जो है पुलिस ने बरामद किया। और पुलिस का ये कहना है कि इस तरीके की कंसाइनमेंट पहले भी जो है यहाँ पे पकड़ी जा चुकी है, और ये एक नया जो है तरीका जो है अडॉप्ट किया है इन लोगों ने ताकि कश्मीर में जो है नार्को टेररिज्म को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि कश्मीर में पिछले दिनों जिस तरीके से मिलिटेंट मारे गए हैं और जिस तरीके से वहां पे तस्करों पे लगाम लगाना पुलिस ने शुरू किया है, तो इसलिए ये रिवर्स तरीके से पिछले दिनों वेपन भी यहाँ पे, हथियार भी यहाँ पे पकड़े गए थे जो पंजाब से तस्करी करके जो है कश्मीर जा रहे थे, जिनको पुलिस ने पकड़ा था। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए राजू, मजीद अपडेट के लिए आपका। तो फिलहाल पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में ये अशिया बरामद की गई है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरीके से लगातार पुलिस जो है इसके ऊपर अमल कर रही है और जो भी लोग हैं इसके अंदर मुलविस उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पाकिस्तान हो या फिर और जो दूसरे ममालिक है वो यहाँ पर दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं, तो बाकी दूसरे सूबे के जो तस्कर है वो यहाँ पर नशे की खेप भेजकर नशाखोरी को बढ़ावा देते हैं। लेकिन यहाँ की पुलिस मुसलसल मुस्तैद नजर आ रही है, और यही वजह है कि आज इसके ऊपर काबू पाया गया, और जो भी ये नशीला अशिया था उसको बरामद किया गया है, उसकी खेप बरामद की गई है, जिसके बाद से अब यहाँ पर जो तस्कर है उनके ऊपर लगाम लगाई जा रही है। जम्मू कश्मीर में हरियाली और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए साल 2020-21 में 1 करोड़ पौधे लगाने का हदफ तय किया गया है, और इसमें 15,000 हेक्टेयर जमीन पर ग्रीन जम्मू कश्मीर ड्राइव के तहत प्लांटेशन किया जा रहा है। इस ड्राइव में फौज, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस, सरकारी महकमा, स्कूल और खुद मुख्तार तंजीमों को भी शामिल किया गया है। इसी सिलसिले में जम्मू के उधमपुर जिले में SSB के ट्रेनिंग सेंटर में प्लांटेशन ड्राइव चलाई गई है, जिसमें शहर के खुद मुख्तार तंजीम श्री राम सेवा समिति के ताउन से BSF के अफसरान ने पौधे लगाए। मैं राम सेवा समिति जिला प्रधान छोटू मुगोत्रा। आज हमने BSF कैंप उधमपुर में प्लांटेशन ड्राइव की। हमारे साथ BSF के IG श्री जम्बाल सर थे, कमांडेंट थे, जिनके नेतृत्व में हमने जहाँ पे प्लांटेशन की। और मैं सबसे ये एक निवेदन करता हूँ कि आप सब
अपने घरों में, अपने मोहल्लों में ये प्लांटेशन ड्राइव का काम करें, प्लांट लगाएं। जय श्री राम। जम्मू में फॉरेस्ट कॉरपोरेशन एम्प्लॉयज फोरम की जानिब से जम्मू कश्मीर सरकार और फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के खिलाफ 4 महीने से सैलरी न मिलने को लेकर मुजाहरा किया गया। फोरम की जानिब से कहा गया है कि सैलरी न मिलने के साथ साथ उन्हें 7th पे कमीशन के फायदे भी नहीं मिल रहे हैं। फोरम की जानिब से यह भी कहा गया है कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं हुए तो वह एहतजाजी मुजाहरा और भी तेज करेंगे। हमारी डिमांड जो खास तौर पर मुख्य डिमांड यह है कि हमें 4 महीने की सैलरी नहीं दी गई है। हमारी कॉरपोरेशन के एक्ट को रिपील किया गया था। उसके बाद जो है एक एफडीसी बनाई गई, 31 मार्च को इसको रिपील किया गया था। एफडीसी बनाई गई, एफडीसी अभी उसके रजिस्ट्रेशन में टाइम लग रहा है, लेकिन अभी 4 महीने की हमें सैलरी नहीं दी गई है। हमारा ये डिमांड है आज के इस प्रोटेस्ट के माध्यम से कि जल्द से जल्द जो है एक कम्युनिकेशन जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से आया है, जिसको एमडी साहब को अथोराइज़ किया है कि अपने रिसोर्सेज से, अपने अवेलेबल फंड से मुलाजमों को सैलरी दे दीजिए। हम एमडी साहब से दरख्वास्त करते हैं कि जल्द से जल्द जो 4 महीने की सैलरी जो है रिलीज़ की जानी चाहिए और 39% जो हमारा डीए पेंडिंग पड़ा हुआ है और 7th पे कमीशन के मफाद हैं वो भी जल्द से जल्द जो है वो जल्द से जल्द लागू किए जाने चाहिए। 4 महीने की जो हमारी तनख्वाह पेंडिंग है, डीए आगे हम 60% पे ले रहे हैं। कितने सालों से, 2 सालों से हमें कोई चीज़ नहीं दी गई है। सबसे वंचित करके रख दिया हमारे एसएफसी मुलाजमों को, बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। किसी तरीके से भी उनको डीपीसी 2 साल से कंडक्ट नहीं की गई है, डीए नहीं दिया गया, 6 पे कमीशन का एरिया नहीं है। ये हमारा 7th पे कमीशन सब इम्प्लीमेंट। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर करा था कि सबको सिमिलरली ट्रीटमेंट दिया जाएगा, 1 डे 1 पे होगी, यहाँ 4 मंथ की पे हमें नहीं दी जा रही है। 7th पे कमीशन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, इक्वल डीए नहीं दे रहा है। हमें और स्टेट के बीच में इतना स्टेप बदली बिहेव किया जा रहा है, जिसको हम कहते हैं कि गवर्नमेंट को कहते हैं, हमारी कॉर्पोरेशन की मैनेजमेंट को बोलते हैं। ये इमीडिएटली सॉर्ट आउट किया, अदरवाइज हम बहुत बड़े आंदोलन के लिए हम तैयार हैं। पुंछ के सरहदी गांव करमाड़ा में दहाइयों से सड़क को पक्का किए जाने का मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन इन लोगों की सुनने वाला कोई नहीं। रोड बनाने को लेकर कामी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और मकामी लोगों ने यहां पर शदीद बारिश के बाद एहतजाजी मुजाहरा किया और अपने मुतालबात लेकर नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि सड़क न बन पाने की वजह से उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासतौर पर बरसात के मौसम में लोगों की जिंदगी धर्म भरम हो जाती है। परेशानी है जो रोड है, रोड की वजह से हमें राशन की भी खस्ता हाली है, क्योंकि हमें 3 किलोमीटर दूरी से जाकर राशन भी लाना पड़ता है। अगर कोई बीमार हो जाए उसको कंधे पे उठाकर 2 किलोमीटर जाना पड़ता है। बहुत ही हमें परेशानी है, इसका कुछ न कुछ हमारा हल किया जाए। कल परसों के दिन में यहाँ पे 3 आदमी जो जहान बाकू है पाकिस्तानी फायरिंग से, उससे हम जब इमरजेंसी फ़ोन एम्बुलेंस को करते हैं उसको आने में तकरीबन 1 घंटा लग जाता है, सिर्फ 10-20 मिनट का रास्ता जो है। इसलिए हम नहायत ही परेशानी का यहाँ पे सामना कर रहे हैं। और जब भी फायरिंग होती है, कोई भी कैजुअल्टी हो जाती है, तो यहाँ से हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो आदमी ज़ख्मी है उसको हम हॉस्पिटल तक नहीं जा पाते। अगर कंधे पे उठाएंगे तो रास्ते में दम तोड़ बैठेगा हॉस्पिटल जाते जाते। हमारी इंतज़ामिया से यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले हमारी रोड का हल किया जाए। जब हमारी रोड अच्छी होगी तो तब जाके कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। एम्बुलेंस यहाँ आ नहीं सकती, कोई आदमी बीमार हो जाए, जहाँ हम गाड़ी वाले को 100 रुपये में यहाँ से सिटी ले जा सकते हैं, वो 1000 रुपये पे यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसका यहाँ आते आते 1000-2000 का नुकसान हो जाता है। खबरों का सिलसिला रहेगा बरकरार, आप देखते रहिए जी सलाम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले के दुन्नाड़ी गांव में रहने वाले लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि आज़ादी के तकरीबन 70 सालों बाद इनके गांव में पहली बार लाइट आई है। लोगों के लिए यह खुशी किसी त्योहार से कम नहीं है। रिपोर्ट देखिए। आज़ादी के बाद से शोपिया जिले के दुन्नाड़ी गांव के लोग पहली बार इतने ज्यादा खुश हो रहे हैं
वजह है इलाके में पहली दफा बिजली का पहुंचना। गांव में 70 सालों के बाद पहली बार लोगों ने जलते बल्ब देखे। जलते हुए बल्ब को देखकर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। लोगों की यह खुशी किसी त्योहार से कम नहीं। महकमा बिजली और जिला इंतजामिया की कोशिशों ने आखिरकार इनके घरों को रोशन कर ही दिया। गांव में रहने वाले कितने ही लोगों की जिंदगी इस इंतजार में गुजर गई कि आंखों के सामने वो जलता हुआ बल्ब देखेंगे। कितने ही लोग इस मुराद को दिल में लिए रुखसत भी हो गए। लेकिन अब लोगों को और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब बच्चों की पढ़ाई के लिए लालटेन की कम रोशनी नहीं बल्कि बल्ब की तेज रोशनी होगी और उनका मुस्तकबिल भी रोशन हो जाएगा। मेरी उम्र से भी पहले भी हमने बिजली नहीं देखी। आज हम शुक्रगुजार हैं कि इस दौर में मीडिया वालों ने रोल किया और डिपार्टमेंट ने रोल किया। इन्होंने रात दिन मेहनत करके बिजली डिपार्टमेंट ने ये पावर सिर्फ एक हफ्ता के अंदर अंदर चालू किया है। इसका हम बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत शुक्रगुजार है कि उनने इतनी मेहनत की, दिन और रात लगा कर मेहनत इतनी की है। और हम ये शुक्रगुजार है कि उनने यहाँ इधर आ देखे, इस एरिया में आए और उन्हें देखा और हमारी मुश्किल है जो ये एमडी साहब के पास पहुँचाई आगे। जी सर, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं एमडी एजाज साहब के, जिसने ये बिजली यहाँ पे चलाई है। आज लगभग तकरीबन मेरी तो उम्र नहीं उतनी होगी, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग गुजर गए उन्होंने भी बोला कि आज तक हमने कोई बिजली, कोई रोशनी कुछ नहीं देखी। आज के साइंसी दौर में भी हम लकड़ी जलाते थे, केरोसिन ऑयल जलाते थे। इंतजामिया का कहना है कि इलाके में बिजली पहुँचाने के लिए सभी ने दिन रात मेहनत की है। महकमा बिजली की जानिब से फास्ट ट्रैक बेसिस पर काम करके इन इलाकों में बिजली पहुँचाई गई। Aru happens to be one of our cornermost villages in तहसील केलर एंड उधर अभी तक इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुई थी। हमने हाल ही में उधर फास्ट ट्रैक बेसिस पे 63 kVA ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करके एंड 11 kV नेटवर्क ऑफ अराउंड 35 to 40 पोल्स लगा के उसको फाइनली इलेक्ट्रीफाई किया है एंड दैट हैज़ ब्रॉट अ लॉट ऑफ रिलीफ टू द विलेजर्स हु आर particularly very backward and underdeveloped. So we hope that this will become a matter of example for such far-flung areas. बता दें कि इन गाँव में बिजली प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत पहुंचाई गई है। इस इलाके में महकमे की जानिब से 5 बड़े ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। मरकजी हुकूमत के हिदायत के बाद महकमा बिजली ने ये काम सिर्फ 7 दिनों में पूरा कर लिया और आज इस इलाके में हर घर में बिजली पहुँच गई है। महकमे के अहदेदार का कहना है कि इन दूर दराज इलाकों में बिजली नहीं थी और हमने फास्ट ट्रैक काम कराकर इन गांव में बिजली की तारों को बिछा दिया। अब गांव वालों को परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ेगा। शोपिया से खालिद हुसैन की रिपोर्ट, जी मीडिया। श्रीनगर की मशहूर डल झील की ड्रेजिंग का काम किया जा रहा है। तकरीबन 20 सालों के बाद लेक एंड वाटर वेयर्स डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से शुरू किए गए डल झील के ड्रेजिंग का और डिसल्टिंग का काम हो रहा है और जिससे मकामी लोगों ने इस पर खुशी का इजहार किया है। बीस सालों बाद वादी की सबसे मशहूर झीलों में शुमार डल के ड्रेजिंग का काम शुरू हो चुका है। लेक एंड वाटर वेयर्स डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से तकरीबन 20 सालों के बाद डल झील के बेसिन और दूसरे वाटर चैनल्स की सफाई का काम शुरू किया गया है ताकि डल झील का पानी साफ हो सके। डल की सेटलिंग बेसिन इसलिए बनाई गई थी ताकि आलूदा पानी झील में न जा सके और डल का सारा कचरा फिल्टर हो जाए। गुज़िश्ता 20 सालों से झील की डिसल्टिंग नहीं की जा सकी है, जिससे डल झील में काफी आलूदगी फैल चुकी है। ये सेटलिंग बेसिन इसीलिए बनाई है, जो भी उसका कचरा है वो यहाँ पे सेटल हो जाए और फिर डल में फिल्टर होके पानी चला जाए। ये सेटलिंग बेसिन करीब 20 साल से डिसल्ट नहीं करी गई है और हमने इसका ड्रेजिंग का ये बेड़ा उठाया क्योंकि हमें ये लगा, हमारे साइंटिस्ट ने ये बोला कि अगर इसमें एक अच्छी डिसल्टिंग और ड्रेजिंग कराई जाए तो अगले पीढ़ियों के लिए साफ़ और शफाफ पानी आएगा और उसके न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है यहाँ पे कैप्चर किए जाएंगे। कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील की ड्रेजिंग का काम पूरा होने में तकरीबन 1 साल का वक्त लगेगा और तकरीबन 1 लाख क्यूबिक मीटर पानी की सफाई की जानी है ताकि आने वाले वक्त में डल का पानी शीशे की तरह साफ हो। ये प्रोसेस हमने अभी शुरू करी है और इसमें करीब 1 साल लगेगा पूरा और करीब 1 लाख क्यूबिक मीटर्स ड्रेज किया जाएगा। झील की सफाई का काम शुरू होने से मकामी लोगों में खुशी का माहौल है।
लोग लेक एंड वाटर वेयर्स डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इन्होंने लेक एंड वाटरवेज बहुत अच्छा कदम उठाया, क्योंकि यहाँ पानी आता है दाची गांव से, सारे पहाड़ों से, और चश्मा यहाँ खुद ऊपर चश्मा है, वो पानी भी यहाँ आता है। लेकिन इसको 20 साल के बाद इन्होंने कदम उठाया। इस वीसी साहब ने, मेरे ख्याल में इसने बहुत अच्छा कदम उठाया, क्योंकि यह पानी पीता था पहले, अब यह भी गंदा हो गया। 20 साल के बाद इसको ड्रेजिंग हो गया। यह बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि 20 साल में इसने कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन इसने जो आज वीसी साहब ने कदम उठाया और लेक एंड वाटरवेज इन्होंने कदम उठाया, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा कदम उठाया। समझ में ये आता है कि आज ये बेस्ट काम इसने शुरू किया है। ये जो कोई भी बड़ा साहब है, इसने आज ये कदम उठाए, ये लावड़ा वाले, ये तो हमारे लिए बेस्ट है। पहले तो हमें यहाँ नज़र नहीं देने के लिए चाहते हैं, इस वक्त जो ये काम इन्होंने किया है ये बहुत बेस्ट है। खुद हमारे लिए ये गंदगी दूर हो जाए, साफ शफाफ बन जाए, हर एक देखने के लिए आ जाए। डल लेक के लिए सबसे बेस्ट यही है कि जहाँ से डल लेक की गंदगी जाती है, वो एक साइड ये भी है कि जब इनने शुरू काम किया, ये बहुत अच्छा रहे। गंदा पानी जाता है। इंतजामिया और अथॉरिटी की जवाबदेही के साथ साथ ये आम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो डल जैसे कुदरती तोहफों की हिफाजत करें। मकामी बाशिंदे अब्दुल रहमान की माने तो कुछ साल पहले तक लोग यहाँ का पानी खाना बनाने व पीने के काम में इस्तेमाल करते थे, लेकिन लोगों ने ही यहाँ गंदगी डालनी शुरू कर दी और पानी आलूदा हो गया। ये अच्छा कदम उठाया है गवर्नमेंट ने, लावड़ा ने अच्छा कदम उठाया, लेकिन सबसे पहले हमें सोचना चाहिए लोगों को कि हम लोगों ने इसको गंदगी बना दिया डल को। पहले मेरे बचपन में पानी हम यहाँ से लेते थे दरगाह डल में, जब नलकों में पानी जाती थी तो हम यही पानी पीते थे, यही पानी हम लगाते थे पकाने में, हर एक चीज़ में यही पानी लगाते थे। ये नाला इतना साफ सुथरा था कि कहने की बात नहीं है। जो फारियानों में हम देखते हैं ना, वो ग्रीन वाटर जो देखते हैं, पहले यही करता था। ये 18 किलोमीटर में फैली हुई डल झील 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है। इसमें सोतों से तो पानी आता ही है, साथ ही कश्मीर की कई झीलें आकर इससे जुड़ती हैं, जो इसे और भी खास बनाती है। लोगों को उम्मीद है कि ड्रेजलिंग का काम पूरा होते होते झील की खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रामबन के डलवास इलाके में रहने वाले 40 किसानों के कुनबे उजड़ चुके हैं। न इनके पास रोजगार है और न ही रहने के लिए घर। खेती के लिए जो जमीनें थी, उन पर फसलों की जगह चट्टानों ने ले ली है। पेश एक रिपोर्ट। नजारा रामबन के डलवास इलाके का है, जहां के 40 कुनबों को नेशनल हाईवे के 4 लेन प्रोजेक्ट की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे ये टूटे हुए मकान खंडहर नहीं है, बल्कि किसी के ख्वाबों का वो आशियां है जो बिखर चुका है। पक्के मकान किसी तरह अब भी खड़े हैं, लेकिन कच्चे मकान पूरी तरह जमींदोज हो चुके हैं। क्या फर्श, क्या छत, क्या खिड़कियां और क्या दरवाजे, सब बराबर हो चुके हैं। दीवारों की दरारें कह रही हैं, होशियार, मैं कभी भी गिर सकती हूँ, मिट्टी में मिल सकती हूँ। घर तो नहीं बचे, मंदिर के देवताओं ने किसी तरह खुद का घर बचा लिया, लेकिन अहाते के खंभे कब तक खड़े रहेंगे कह नहीं सकते। तरक्की की कीमत एक बार फिर से गरीबों को ही चुकानी पड़ रही है। इलाके के लोग बता रहे हैं कि 28 मार्च को जब जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे 4 लेन प्रोजेक्ट के लिए पहाड़ों और चट्टानों को चीरा जा रहा था, उसी वक्त उनकी नाराजगी का सामना मकामी लोगों को करना पड़ा। चट्टानें खिसकने लगी, लैंडस्लाइड हुआ और देखते ही देखते 40 मकान पत्तों की तरह बिखर गए। आनन फानन में इंतजामिया और सरकार की जानिब से ऐलान किया गया कि सभी मुतासरीन को मुआवजा दिया जाएगा और उनके रहने का भी इंतजाम किया जाएगा, लेकिन हुआ क्या, वो आप इन लोगों की ज़बानी खुद ही सुन लीजिए।
ये जो 28 मार्च को ये इधर लैंडस्लाइड आया था तो उसमें हमारा घर भी पूरा डैमेज हो चुका है पूरा। लेकिन जो गवर्नमेंट ने इसके लिए डिज़ास्टर का जो पैसा देना था 1-1 लाख रुपया, वो सिर्फ कई चंद घरों को ही मिला है, लेकिन कुछ 5-6 फैमिलियां उसमें रह गई हैं, उनको अभी तक वो रिलीफ नहीं मिला है। ये लैंडस्लाइड जो हुआ, ये नेशनल हाईवे जो बन रहा था तो उसकी वजह से ये कटिंग कर रहे थे। मैंने कई बार उनको कहा, कंपनी को, ये गैमन कंपनी इधर काम करवा रही थी, मैं कई बार नीचे जाता था, मैं कहता था ये काम ऐसे नहीं हो रहा है, आप यहाँ कंक्रीट वाल लगाओ तभी ये लैंडस्लाइड रुकेगा। इन्होंने 3-3 बार वो दीवारें लगाई, वो सिंपल दीवारें चढ़ाते थे, वो गिरती गई और हमारी ज़मीन धंसती गई। ऑलमोस्ट 40 to 50 हाउसेज जो हैं, पूरा ऑलमोस्ट आधा गांव, आप खुद भी देख सकते हैं कितनी सारी डिस्ट्रक्शन यहाँ हुई है। तो सारे के सारे अभी तक वो जितनी भी फैमिलीज हैं सब के सब बेघर हैं। किसी को सरकार की तरफ से, हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से कोई कंपनसेशन नहीं मिले। यहाँ तक कि वो सब उस टाइम तो बड़ा कुछ कह गए थे कि रेंट देंगे, स्टडी आपको घर रहने के लिए कॉलोनीज बना के देंगे, लेकिन आज इतने महीनों के बाद भी अभी तक कुछ नहीं किया उन्होंने। 28 मार्च 2020 को यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली पूरा विलेज ही चला गया था। 40+ फैमिलीज डैमेज के हाउसेस डैमेज हो गए हैं। तो गवर्नमेंट ने अभी तक इनका कुछ नहीं किया। हमने एलजी को भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जी को भी हमने लेटर भेजा था, डीसी साहब को भी कई बार लेटर भेजे, लेकिन वो रिप्लाई तक नहीं करते हैं हमारी बात का। ऐसा नहीं है कि किसी को भी इस खतरे का अंदेशा नहीं था। मकामी लोगों ने काम कराने वाली कंपनी से गुजारिश की थी कि पहले गांव वालों के घरों और उनके खेतों की सेफ्टी को पुख्ता किया जाए, उसके बाद काम आगे बढ़ाया जाए। लेकिन कंपनी को लोगों की जान से क्या मतलब, कंपनी को खेतों में खड़ी फसल से क्या मतलब। कंपनी को तो मतलब है भारतीय रिजर्व बैंक के नोटों से। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इंतजामिया के ओहदेदारान ने भी इनकी नहीं सुनी। हमें कहा चलो आपको रेंट दे देंगे, आप फिलहाल अभी स्कूलों में रहो, उसके बाद हम आपके बारे में सोचेंगे। अभी तक हमें नहीं रेंट मिला, नहीं कुछ हमें रहने के लिए कोई जगह मिली, नहीं हमें अभी तक कोई पता नहीं चला है कि हमारी फाइलें बन रही हैं या क्या हो रहा है। न हादसे के पहले इनकी सुनी गई, न हादसे के बाद सुनी जा रही है। अपना घर बनाने में जिंदगी भर की कमाई झोंक देने वाले किसान पूछ रहे हैं कि इनके ख्वाबों का आशियाना तबाह हो चुका है। अब हम जाएं तो किधर जाएं? कब तक स्कूलों में रहें? कहाँ जाएं? किसान जानना चाहते हैं इस नुकसान की भरपाई कहां से करें। जिन किसानों ने लोन लेकर खेती की थी, अब वो कहां से पैसा लाकर कर्ज उतारें। हमने कोई कमाई की थी वो सारी इधर लगा दी है। अब हम कहां जाएंगे? क्या बचा है हमारे पास कि हम दूसरी जगह मकान बनाएंगे? कहां? ये पूरी फैमिलियां जो हैं बर्बाद हो गई हैं। लोगों की आवाज सुनकर इंतजामिया के ओहदेदारान ने वादा किया था कि सभी को मुआवजा दिया जाएगा, लोगों को रहने के लिए किराया भी दिया जाएगा। कुछ लोगों को मुआवजे की रकम 1-1 लाख रुपए दी भी गई, लेकिन कई लोगों को अभी तक ये रकम नहीं मिली है, न ही लोगों को किराया मिल रहा है, जिसकी वजह से लोग अपने टूटे हुए मकान में लौट चुके हैं। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी सलाम।